नमस्कार। बिहार चुनावों को लेकर हमारे खास कार्यक्रम बिहार का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आज काफी महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया है बिहार का चुनाव। बिहार चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार आज समाप्त हो गया है। इस चरण में 6 जिलों की 50 सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होगा। तीसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां की गई हैं और हमारे तमाम संवाददाता तीसरे चरण में पड़ने वाले विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे। ये चरण बेहद महत्वपूर्ण है। कई मायनों में इसका महत्व है। बिहार की सियासत में इसका अपना एक महत्व है और बिहार का महासंग्राम में हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि तीसरे चरण का आखिर क्या है गुणागणित, कहां पर कितने मतदाता हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि जो तीसरा चरण है उसमें जो मतदान होगा ये 28 अक्टूबर यानी परसों होगा और अब इसके लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। फिलहाल 6 जिलों में कुल जो मतदाता हैं वो हैं 1,45,18,702 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 78 लाख हैं जबकि महिलाओं की संख्या 66 लाख है। और 6 जिलों में 18 से 19 वर्ष की उम्र वाले मतदाताओं की संख्याओं की अगर बात करें तो ये 5,07,188 मतदाता हैं। राज्य के नए मतदाताओं का ये 21.02% है। जनता दल यूनाइटेड यहां से पिछले बार की अगर बात करें जो अभी सीट वो है उसमें 115 सीटों पर है। भाजपा 91 सीटों पर काबिज है। राजद 22 सीटों पर काबिज है। लोजपा 3 पर और इसी तरह से बाकी अन्य दल हैं। कांग्रेस 4 पे है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 1 पर है और निर्दलीय 6 पर हैं। कुल 243 सीटें यहां से हैं जिनके लिए चुनाव होना है। 50 सीटें हैं तीसरे चरण में जिनके लिए मतदान होना है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहद महत्वपूर्ण चरण है जिसके लिए तैयारियां अब जोरों पर है। फिलहाल जिसको कहना चाहिए कि अब जनता की बारी है, क्योंकि जो वोटरों को लुभाने का जो समय है वो आज शाम 5 बजे समाप्त हो गया है। तीसरा चरण है, 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 6 जिले हैं, 50 सीटें हैं और अगर 2010 के विधानसभा चुनाव में मत प्रतिशत की बात करें, जो जिले जो सीटों के जहां पर जा रहे हैं, वैशाली यहां पर 53.81% पर पड़ा था। हम इन 6 जिलों की 50 सीटों की बात करें, जनता दल यूनाइटेड के पास यहां की 23 सीटें हैं, भाजपा के पास 20 सीटें हैं, राजद के पास 7 सीटें हैं, लोजपा के पास कोई सीट नहीं है, कांग्रेस के पास कोई सीट नहीं है, अन्य के पास कोई सीट नहीं है और कुल मिलाकर 50 सीटों पर यह चुनाव होने जा रहा है 6 जिलों में। और कुल मिलाकर लोजपा 34, भाजपा 121 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लोजपा 34 पर। कुल मिलाकर बक्सर, नालंदा, पटना, वैशाली, सारण और भोजपुर से ये चुनाव लड़े जाएंगे। 6 जिलों की 50 सीटों की बात हम कर रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता अभी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधे रुख करेंगे शैलेंद्र मिश्रा का जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब जनता की बारी है। नेताओं ने अपना काफी समय दे दिया, काफी लानत मलानत भी की एक दूसरे की। फिलहाल हम कुमार आलोक के पास चलेंगे। शैलेंद्र से हम बाद में बातचीत करेंगे। कुमार आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तीसरे चरण के मतदान के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं, अब जनता की बारी है। आखिर क्या कुछ होना है इस चुनाव में? क्या कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो तारी हैं? आपको लगता है कि अब जनता के मन में क्या कुछ है, कौन से मुद्दों को लेकर वो जाएगी वोट डालने? विक्रम विधानसभा क्षेत्र में है। ये पटना ग्रामीण इलाका है। जब पटना ग्रामीण के इलाके में विक्रम के अलावा आप अगर पटना से हम शुरू करें तो दानापुर भी ग्रामीण इलाके में आता है, उसके दियारा के क्षेत्र हैं। और उसके अलावा विक्रम के अलावा पालीगंज है, वहाँ से भी वो भी पटना ग्रामीण इलाके में आता है। उसके बाद बसौड़ी विधानसभा क्षेत्र है, उसके बाद फतुहा विधानसभा क्षेत्र है, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र है। तो इन सारे क्षेत्रों में कल की जो प्रधानमंत्री की रैली थी ये बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये रैली का आयोजन किया गया था। आप नौबतपुर जो विक्रम विधानसभा का हिस्सा एक शहर है, वहाँ पर इस रैली को मुनक्किद करवाया गया था बीजेपी के द्वारा। और इस रैली के बाद आप देखेंगे कि इन विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ पर बीजेपी
कंटेस्ट दे रही है, बहुत तगड़ा कंटेस्ट दे रही है महागठबंधन के उम्मीदवारों के साथ। तो प्रधानमंत्री की कल सभा में जो भीड़ थी, काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे थे उनको सुनने के लिए, और इससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। और उनका यह डिमांड था, जैसे पालीगंज में कैंडिडेट बदला, बीजेपी ने उषा विद्यार्थी की जगह पे रामजन्म शर्मा को टिकट दिया। उसी तरीके से विक्रम की अगर हम बात करें तो वहाँ अनिल शर्मा लगातार 2005 से जीते आए हैं। पालीगंज में अगर हम बात करें तो उषा जो रामजन्म शर्मा है बीजेपी के उम्मीदवार, उनके खिलाफ रामलखन सिंह यादव के पौत्र चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम मसौड़ी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पे जेडीयू का ही सीट था, लेकिन महागठबंधन के कोटे में ये आरजेडी को चला गया, और आरजेडी से रेखा पासवान वहाँ से लड़ रही हैं, उनके खिलाफ नूतन पासवान, दोनों महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। और आज नीतीश कुमार ने भी वहाँ पर जोर शोर से अपना चुनाव प्रचार किया अपने कैंडिडेट्स के लिए। तो इन क्षेत्रों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन अब कल की रैली के बाद जो वहाँ के प्रत्याशियों का डिमांड था कि प्रधानमंत्री आए, तो उस रैली के बाद आप कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर थोड़ा आश्वस्त जरूर हुए हैं उनके प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता। कुमार आलोक, प्रधानमंत्री की रैली में आज जिस तरह से इससे पहले भी लगातार बीजेपी विकास के मुद्दे की बात करती रही है, आज प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे बात कही कि विकास के लिए उनके पास एक पूरा एजेंडा तय है, किस लाइन पर उनको काम करना है ये तय है। और उन्होंने कहा कि बिहार के लिए जो सड़क, बिजली, पानी की बात कहेंगे, और दवाई, कमाई, और उसके साथ साथ पढ़ाई, ये तीन चीज़ जो है उन्होंने बिहार के लोगों के लिए कहा कि ये भी उनके लिए, पढ़ाई, कमाई और दवाई, इसका कितना असर है? क्या कुछ लगता है कि वोटर कितना प्रभावित होगा इन चीज़ों से? देखिए, बिजली के क्षेत्र में नीतीश सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने अपेक्षित सुधार इसमें लाया है, लेकिन अगर दवाई और कमाई की बात जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ का शिक्षा व्यवस्था है और जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो बिल्कुल दोयम दर्जे की हैं। और यही कारण है कि निखिल, अगर आप एम्स में चले जाएँ, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में चले जाएँ, या आप वेल्लोर में चले जाएँ, मद्रास में जो तमिलनाडु में है, तो वहाँ पर आपको बिहारी जो मरीज काफ़ी संख्या में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के अस्पतालों में वो सुविधाएं नहीं है जो उच्च सुविधाएं होनी चाहिए, वो नहीं है। शिक्षा का स्तर आप देखेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको बिहारी लड़के मिलेंगे, अदर्स जो बैंगलोर आप चले जाएं तो वहाँ पे आपको उच्च शिक्षा के लिए लड़के मिलेंगे। तो उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो खराब है, निश्चित रूप से खराब है। और इसलिए प्रधानमंत्री का ये था कि दवाई और जो कमाई है, कमाई भी उसमें है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में यहाँ पर इंडस्ट्री ना के बराबर है। तो इंडस्ट्री अगर खुलता है तो ये युवाओं के बीच, ये युवाओं के अंदर ये संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर उनकी सरकार बनती है, प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया, अगर उनकी सरकार बनती है तो इन तीनों चीज़ों पर ही फोकस होगा। और जो पलायन की बात है, जब बिहार से लोग मजदूरी करने जाते हैं बाहर, रिक्शा चलाने जाते हैं बाहर, छोटे छोटे कारखानों में काम करने बाहर जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से निजात दिलाएगी बीजेपी अगर वो सत्ता में आती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी अपनी ओर से, महागठबंधन की जो स्टार कंपेनर है नीतीश कुमार, और उनका भी कहना है कि हम आएंगे तो स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड देंगे, उनको 4 लाख रुपए का, क्योंकि उनको उच्च शिक्षा लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा बिजली की बात करते हैं कि बिजली में हमने सुधार किया और आने वाले दिनों में हम घर घर में बिजली पहुँचाएंगे। तो तमाम तरह के दावे और प्रतिदावे किए जा रहे हैं दोनों महागठबंधन और बीजेपी के द्वारा। अब जनता को ये चुनाव करना है, जनता को ये सोचना है। जब हम कल का मतदान बहुत ही 28 तारीख का जो मतदान है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरे चरण में खासकर बीजेपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और महागठबंधन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखना होगा कि मतदाता के मन में क्या है, उनके मन में कितना, किस राजनेता का कितना प्रभाव उनके मन में धर कर गया है, ये भविष्य वाली बात होगी। जी निखिल, मायनों में ये चुनाव महत्वपूर्ण है और इसको दिलचस्प भी बनाता है। एक और जो खबर मिल रही है वो ये भी है कि कई सारी बाहुबली और उनकी पत्नियां भी इस चरण में चुनाव मैदान में हैं, और वो किस तरह से समीकरण बदलेंगी, कितना जनता के मन को वो भाएंगी, ये तो फिलहाल 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन चुनावी गुणागणित को किस तरह से वो सब प्रभावित कर रहे हैं या जनता के बीच में क्या कुछ संदेश है इस चीज़ को लेकर के? आप तमाम समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप बताएंगे। देखिए, बाहुबलियों को अगर बिहार में जगह मिली है तो पहले कहा जाता था कि बाहुबली वो ठेका लेते थे फलाने नेता को चुनाव जिताने के लिए। तो बाहुबलियों को लगा कि जब हमारे ही हेल्प से अगर वो प्रतिनिधि पहुंच जाते हैं तो हम क्यों नहीं खुद के लिए प्रयास करें। तो ये ट्रेंड रहा। और बाहुबलियों ने एक चीज़ जरूर किया कि अगर उनके इलाके में हॉस्पिटल हैं, अगर उनके इलाके में स्कूल हैं, तो डरा के चाहे धमका के, अब तो वो जनप्रतिनिधि बन गए हैं,
तो वहाँ थोड़ी स्थिति ठीक है, यानी कि शिक्षक आते हैं समय पर, हॉस्पिटल में डॉक्टर समय पे आते हैं। तो एक रॉबिनहुड की छवि बाहुबलियों ने बिहार में बनाई और यही कारण था कि वो जीतते आ रहे हैं। और आप देखें कि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र जो पटना ग्रामीण इलाका है, वहाँ से अनंत सिंह जिनको नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल दिया था और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पंपिंग सेट छाप को लेकर के। तो एक वो भी अपना एक भयानक प्रचार उनकी ओर से हो रहा है कि हम जीतेंगे तो जो इलाके में हमने सद्भाव कायम किया उसको बरकरार रखेंगे। धूमल सिंह आप अगर सारण में चले जाएं तो वो भी झारखंड के बहुत बड़े आप कहें कि गैंगवार जितना होता था उसमें उनके कई केस उनके नाम पर दर्ज हैं। वो जदयू के कैंडिडेट है वहाँ से एकमा से। इसी तरीके से तो ये बाहुबलियों ने जो मुन्ना शुक्ला की अगर हम बात करें लालगंज का, तो बाहुबलियों ने एक जो ट्रेंड बनाया है कि रॉबिनहुड की जो छवि बनाई है उससे जनता को लगता है कि अगर ये प्रतिनिधि बनते हैं तो शिक्षक समय पर स्कूल आएंगे और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होंगे वो समय पर आएंगे। तो यही कारण रहा है कि बाहुबली भी अपनी भूमिका निभाते रहे और राजनीतिक दल भी खुले दिल से उनको टिकट दिया है इस चुनाव में भी। बिल्कुल, राजनीतिक दलों ने खुले दिल से टिकट दिया है उनको और इसी वजह से वो इस लोकतंत्र के महोत्सव में जनता के सामने नमूदार हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। कुमार आलोक, हमारे साथ राजेश राज हमारे संवाददाता बिहार शरीफ से मौजूद हैं। हम उनके पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार शरीफ और उसके आसपास के इलाकों में आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के ऊपर सबसे ज़्यादा हावी हैं या जो जनता के बीच में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। क्योंकि तमाम सारे मुद्दों दावों के साथ नेता पहुंचे हैं अब तक और अब चुनाव का शोर थम गया है। इन 2 दिनों में जनता सोचेगी कि क्या कुछ उसको करना है और किसको वोट देना है। राजेश, क्या बताएंगे आप? देखिए निखिल, मैं नालंदा का जो जिला मुख्यालय है बिहार शरीफ, वहां मैं मौजूद हूं, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला माना जाता है। यहीं पर बगल का एक विधानसभा क्षेत्र है हरनौत, जहां से पहली बार 1985 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने पहली बार विधायक के रूप में चुने गए और 1995 में जब लालू प्रसाद से वो अलग होकर उन्होंने समता पार्टी बनाई और फिर जब वो चुनाव मैदान में आए तो हरनौत विधानसभा से ही वो चुने गए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर रैली हुई थी और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली के साथ ही नालंदा जिले का पूरा जो चुनाव प्रचार अभियान है उसका शोर बिल्कुल यहाँ पर थम गया। और अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से गए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो तमाम जो भाषण दिए गए थे उसका एक एक कर उन्होंने जवाब दिया। जनता के साथ पूरे इमोशन के साथ उन्होंने भाषण दिए और जनता को ये बताने की कोशिश की कि जो भी मैं आज हूँ, जो मैं आज बना हूँ, वो आपकी बदौलत हूँ और कोई बिहारी ही है जो दोबारा फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनेगा और आप मुझे अपना समर्थन दें। तो भावुक तरीके से उन्होंने नालंदा की जनता का दिल जीतने की कोशिश की, अपने किए गए कार्यों की याद दिलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भाषण कल दिया गया नालंदा में, जो अपार भीड़ यहाँ पर उमड़ी थी, उस तमाम भाषणों का उन्होंने एक एक कर जवाब दिया। एक एक जो उनके वक्तव्य थे उस पर उन्होंने कड़ा तीखा प्रहार किया। अब देखना होगा कि जनता किसके दावों पर भरोसा करती है, किसको आत्मसात करती है, इसका पता परसों यानी 28 अक्टूबर को जो चुनाव होंगे उसमें सब कुछ पता चल पाएगा कि जनता किन के दावों पर भरोसा करती है। बहरहाल तमाम जो नेताओं के जो प्रचार अभियान है वो थम गए हैं। अब प्रशासन के द्वारा चुनाव प्रचार अभियान के थमने के बाद तमाम जो चुनाव के लिए जो मतदान के जो कवायदे हैं उसको शुरू कर। राजेश, आपने नीतीश कुमार की रैली का जिक्र किया तो आपने ये भी बताया कि किस तरह से तुर्की बात तुर्की एक आरोप प्रत्यारोप और किस तरह से वादे और दावे होते रहे रैली में। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि किस तरह से आज नीतीश कुमार ने एक बात और कही अपनी नालंदा की रैली में कि बिहार और बाहरी का एक तरह से कहीं ना कहीं मुद्दा उछालने की कोशिश की। आपको लगता है कि क्या बिहारी और वर्सेस बाहरी ये कोई मुद्दा है भी वहां पे, या एक और जुमला चुनाव के तीसरे चरण से ठीक पहले उछालने की कोशिश की है, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है? निश्चित रूप से चूंकि उनका गृह जनपद है और निश्चित रूप से उन्होंने भावनाओं को इमोशंस जो हैं उनको भड़काने की कोशिश की और निश्चित रूप से उस अपना बताने की कोशिश की। कहा कि जो भी हूँ आपके बदौलत हूँ। हालांकि बिहारी बनाम बाहरी कोई ऐसा ठोस मुद्दा जो है पूरे राज्य भर में दिखाई नहीं पड़ रहा निखिल। लेकिन एक बात ज़रूर कही जा सकती है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच जो वाक युद्ध चल रहा है उसका सीधा संवाद
सीधा जनता के साथ इंटरेक्शन जो है वो नालंदा में जरूर देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैली में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जनता से सीधा संवाद करते हुए नजर आए। उन्होंने ये जानने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की जनता से कि क्या बीजेपी से संबंध तोड़ने के बाद जो नीतीश कुमार पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री का ख्वाब देखा और प्रधानमंत्री बनने की लालसा में बीजेपी से अपना संबंध तोड़ लिया, क्या इसका असर कितना है जनता पर। जनता से उन्होंने पूछा, जनता ने उसका जवाब दिया और यह बताने की कोशिश की कि क्या कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख सकता है तो फिर नीतीश कुमार या कोई बिहारी अगर प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखता है तो क्या गलत है। जनता ने उसको रिस्पॉन्ड भी किया और घुमा फिरा कर अगर हम कहें तो सीधे न कहकर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने की जो उनकी लालसा है, जो उत्कंठा है, उसको एक बार उन्होंने जग जाहिर करने की कोशिश की अपनी सरजमी पर, अपनी धरती पर और अपने जनता के बीच, ताकि जनता सीधा उनको रिस्पॉन्ड कर सके, जनता उनसे सीधा संवाद कर सके। और एक हद तक यह देखने को मिला कि जनता और नीतीश कुमार दोनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं कड़ी बनते हुए नजर आए और दोनों की जो बातचीत थी उसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संवाद अदायगी में उनके जो भाषण के क्लिपिंग्स थे, जो कल के अंश थे, उसका रिफ्लेक्शन भी साफ तौर पर नजर आए। निखिल जी, आपने जिस तरह से बताया कि एक एक बात का जवाब दिया, एक बात और उन्होंने कही कि वोट कटवा से संभल कर रहिएगा। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार के मन में ये है कि चाहे वो पप्पू यादव की पार्टी हो, चाहे वो फिर दूसरी पार्टियां हों जो मुस्लिम वोट्स काटने की बात करती हैं, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और जनता को एक बार फिर से वो आगाह भी कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका वोट कहीं और शिफ्ट हो जाए? निश्चित रूप से देखिए निखिल, जहां तक बिहार चुनाव में अभी तक जो मैंने महसूस किया और 2010 असेंबली में मैं कवर करने आया था, 2014 के लोकसभा चुनाव भी मैंने कवर किए थे और आज का जो चुनाव है, इन तीनों चुनाव में एक समानता जो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है वो है दल बदलुओं की बाहर। निर्दलीय जो है वो दोनों महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के नेताओं को खासा परेशान कर रहे हैं। चाहे वो एनडीए गठबंधन की बात करें तो उनके भी बागी जो हैं वो उनको परेशान कर रहे हैं। वहीं बड़े पैमाने पर कोसी से लेकर नालंदा के इलाके तक, पटना के इलाके तक जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो महागठबंधन जो आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन है उस गठबंधन को भी परेशान कर रहा है। और जो तीसरे मोर्चे की कवायद थी मुलायम सिंह के नेतृत्व वाली, उसके जो पप्पू यादव जो घटक दल हैं उन्होंने तमाम जगह पर अपने प्रत्याशी खड़ा कर दिए हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये जानकारी जरूर हाथ लग गई होगी कि बगल का जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में पप्पू यादव की भी सभा होनी थी। हालांकि पप्पू यादव की सभा हो नहीं पाई, हेलीकॉप्टर 5 बजने से कुछ मिनट पहले उतरा जरूर, लेकिन तुरंत यहाँ से रुखसत हो गया, तुरंत यहाँ से रवाना हो गया। नीतीश कुमार को यह जानकारी जरूर मिली होगी कि पप्पू यादव की सभा होनी है, लिहाजा उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन वोट कटवा कहकर पप्पू यादव पर जरूर प्रहार किया और यह बताने की कोशिश की कि बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो उनके खिलाफ बागी उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव मैदान में है, आपको सब सावधान रहना है और उन नेताओं से भी सावधान रहना है जो कभी कभी आते हैं और चले जाते हैं। मैं तो आपकी धरती का हूं, आपके बीच का हूं, हमेशा आपका सेवा करता रहा हूं और आगे भी करूंगा, मुझे दोबारा मौका दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो तीसरे मोर्चे की कवायद है। और दूसरी बात एक निखिल कि जो तीसरे मोर्चे के एक प्रमुख नेता थे नागमणि, समरस समाज पार्टी के नेता, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंच पर दिखाई पड़े और उन्होंने समर्थन देने का ऐलान किया। तारिक अनवर पहले निकल चुके हैं, नागमणि ने अभी निकलने की घोषणा की है। अब मुलायम सिंह और पप्पू यादव दो ही ऐसे सितारे हैं जो तीसरे मोर्चे की नैया को पार लगाएंगे। और अलग से अगर बात करें तो ओवैसी सीमांचल के इलाकों में कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जो मुकाबले को रोचक बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि कोसी की जनता पर उनका कितना इफेक्ट हो पाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये निश्चित तौर पर जनता ही तय करेगी कि आखिर किसको कितना वोट देना है, किसको क्या कुछ मिलियज देनी है। लेकिन फिलहाल नालंदा से जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने कहा राजेश कि विरोधी अफवाहें फैला रहे हैं लेकिन आरक्षण बरकरार रहेगा, इस पर हम आपकी राय जब वापस आपके पास लौटेंगे तो जानेंगे। आप हमारे साथ फिलहाल बने रहिए। हमारे साथ हमारी संवाददाता ऋतु वर्मा इस वक्त हाजीपुर से मौजूद हैं और शैलेंद्र मिश्रा बक्सर से मौजूद हैं। हम इस वक्त रुक करेंगे
बक्सर का शैलेंद्र मिश्रा के पास। शैलेंद्र, आपसे भी सीधा यही सवाल जो आज प्रधानमंत्री ने कहा, और इस पर हम राजेश राज की प्रतिक्रिया बाद में जानेंगे। फिलहाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आरक्षण को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा किसी भी तरह से आरक्षण उनसे लोगों से लिया नहीं जा सकेगा और विरोधी अफवाहें फैला रहे हैं। इसको लेकर के आपको क्या लगता है कि जनता के बीच में मैसेज लाउड एंड क्लियर गया है? देखिए, जो है निखिल, आज जो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर चुनावी जनसभा की उसमें स्पष्ट तौर पर कहा कि कुछ लोग हैं जो ये साजिश कर रहे हैं कि पिछड़ों और दलितों के आरक्षण में कमी की जाए, जबकि सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके मुताबिक 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। बावजूद इसके संप्रदायवाद के नाम पर आरक्षण 5% के आरक्षण की बात की जा रही है और एक तरह से दलित और पिछड़े के कोटे में कटौती की बात की जा रही है। उस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक वो हैं कोई भी दलितों और पिछड़ों के आरक्षण में कटौती नहीं कर सकता और वो जो है इस कटौती को नहीं होने देंगे। हम जानते हैं कि आरक्षण को लेकर बिहार के चुनावी प्रचार में काफ़ी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले हैं। खासतौर पर नीतीश की अगुवाई वाले महागठबंधन की तरफ से एनडीए और बीजेपी पर निशाना साधा जाता रहा है। बीजेपी के नेता, चाहे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हो, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चुनावी जनसभाओं में आरक्षण को लेकर अपनी बात कहते रहे हैं और कि कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और जो वर्तमान आरक्षण व्यवस्था है उसकी जो है उसमें किसी भी तरह के बदलाव की समर्थक नहीं है बीजेपी और उनकी सरकार। आज प्रधानमंत्री ने खुद मंच से इस बात का जिक्र किया और साथ ही ये भी कहा, चेताया भी कि कुछ लोग साजिश कर रहे हैं संप्रदायवाद के नाम पर आरक्षण का। निखिल, और जहां तक जनता में इस जो है रिएक्शन के बात है, हम जानते हैं, हमने कई लोगों से पहले भी बात की थी आरक्षण के मुद्दे पर और अभी भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद तो लोगों का यह कहना है कि लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने स्तर पर अब ये पूरी तरह से साफ कर दिया है। पहले ही बीजेपी की तरफ से कई नेताओं ने आरक्षण को लेकर जो लगातार जो आरोप प्रत्यारोप या बयानों का दौर देखने को मिल रहा है उसमें अपनी सफाई दी है, तो लिहाजा वो लोग सब समझते हैं कि आखिर कौन क्या कहना चाहता है। एक बात पर और आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे, जनता का वास्तव में रिएक्शन जानना चाहेंगे आपके मार्फत से शैलेंद्र। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास का खाका उनके दिमाग में एकदम क्लियर है और उन्होंने कहा कि बिहार के लिए सड़क, बिजली, पानी और वहाँ के एक एक परिवार के लिए दवाई, पढ़ाई और कमाई, ये बिल्कुल एक तरह से उन्होंने 6 सूत्री कार्यक्रम दिया। क्या रिएक्शन है जनता का, किस तरह से उसको लोगों ने लिया है? देखिए निखिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 सूत्रीय कार्यक्रम का एक तरह से ऐलान किया है जो बिहार के लिए, विकास के लिए जरूरी है। वो है कि बिजली, सड़क, पानी और दवाई, पढ़ाई और कमाई। तो बिल्कुल हम जानते हैं कि ये बहुत अहम है, चूँकि बड़ी संख्या में जो है रोजगार की तलाश में बिहार के लोग बाहर जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और इसके साथ ही साथ बहुत संख्या में ऐसे अभिभावक हैं जो अपने जो है बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए और उसमें ये कहा जाता है कि करीब 24,000 करोड़ रुपया जो है वो बिहार से बाहर चला जाता है। तो ऐसे में इस पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने कि बिजली, सड़क, पानी होनी चाहिए। अगर विकास की जो है रफ्तार उसे बिहार में आगे बढ़ाना है, बिहार जो पीछे छूट गया उसको आगे लाना और साथ ही साथ सभी के रोजगार की चिंता होनी चाहिए। हम जानते हैं कि इन मुद्दों को लेकर जब आप जमीनी स्तर पर बात करें, जनता स्पष्ट तौर पर कहती है कि जहां तक जो है चुनावी शोर का सवाल है वो तो बहुत हो रहा है, लेकिन जमीनी मुद्दे कम उठाए जा रहे हैं। वो जरूर चाहती है कि इस तरह के मुद्दे उठाया जाए, उनकी रोजगार की चिंता की जाए, उनकी बिजली, सड़क, पानी की चिंता की जाए, उनकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनकी चिंता की जाए। और इस तरह का जब बयान आता है तो निश्चित तौर पर एक संदेश जाता है और उस पर एक सकारात्मक प्रतिक्रिया भी देखने को मिलती है। निखिल, आपके साथ पीछे हमें बहुत सारे युवा लोग दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि इन मुद्दों पर उनकी क्या राय है। बिल्कुल निखिल, हम बात करेंगे चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में विकास की बात की, ये भी कहा कि जब काशी आगे जा रहा है तो बक्सर कैसे पीछे छूट सकता है और बक्सर में क्या मुद्दे हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। आप लोग युवा हैं, बताइए कि जो विकास को लेकर बातें हुई हैं वो आप लोगों को क्या लगता है कि जमीनी मुद्दे उठाए गए हैं क्या? जमीनी मुद्दे तो ठीक है, लेकिन विकास तो मोदी जी करते हैं और इसको देखा गया है तो गुजरात में भी देखा गया है। गुजरात में जो लोग रहते हैं उनको सबको पता है कि विकास गुजरात में कैसा क्या गया है। आप युवा हैं, बताइए कि आपके लिए क्या सबसे अहम है
जो है रोजगार की बात होती है। हम जानते हैं कि बड़े स्तर पर कहा जा रहा है कि बिहार में बेरोजगारी है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है। ये तो बिहार में तो बेरोजगारी है भी क्या है, और यहाँ पर ना भी अच्छी तरह से पढ़ाई है, और कोई भी मतलब कि जैसे लड़के सब बिहार के हैं इंजीनियरिंग या डॉक्टरी पढ़ना चाहते हैं तो उन लोगों के यहाँ से दूर जाना पड़ता है। इससे हमारे जो अभिभावक है उन लोगों का पैसा ज़्यादा खर्च होता है। बक्सर की रैली में प्रधानमंत्री ने आज विकास को लेकर बहुत बातें कही और कहा कि ये पढ़ाई लिखाई और दवाई और बिजली सड़क पानी जरूरी है। क्या कहना है? तो ये सब तो ज़रूरी है भाई, क्या है, बिजली और सड़क पानी और साथ साथ पढ़ाई, ये सब तो मतलब बिहार में जरूरी है। जी, आप मानते हैं कि इसकी कमी है? हाँ, हम इसको मानते हैं कि इसमें बहुत कमी है। निखिल, ये हमारे साथ जो युवा है वो ये कहते हैं कि यह बिल्कुल जरूरी है जिन मुद्दों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनसभा में किया है बक्सर में। जी बिल्कुल, हम एक बार फिर आपके पास लौटेंगे। इससे पहले हमारी संवाददाता रितु वर्मा इस वक्त हाजीपुर में मौजूद है, उनके पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं हाजीपुर में, खास तौर पर क्योंकि एलजेपी का ये परंपरागत जिला रहा है। यहाँ से रामविलास पासवान काफी समय से सांसद रहे हैं। कितना कुछ आपको लगता है कि क्या कुछ मुद्दे अभी तारी हैं जनता के बीच में ऋतु, और क्या कुछ सोचकर जनता जाएगी वोट देने परसों? निखिल, हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र रहा है और इस चरण में जो 6 जिले आते हैं उनमें से 2 जिले ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से औद्योगिक क्षेत्र के रूप से चर्चित रहे हैं, वो लोकप्रिय रहे हैं और एक बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं, हिस्सा रहे हैं यहाँ की जनता को रोजगार देने में। छपरा का मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र जो है मढ़ौरा औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था, ऐसे ही हाजीपुर का औद्योगिक क्षेत्र, ये दोनों औद्योगिक क्षेत्र इसी चरण में पड़ रहे हैं। और इस चरण में जो लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार। बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी है और पलायन यहाँ के आज तक वो लोग कर रहे थे रोजगार के लिए, और अब पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि उच्च शिक्षा तक के लिए यहाँ से युवाओं को पलायन करना पड़ गया है। मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो कल ही प्रधानमंत्री ने ये जो 6 जिले हैं जो चुनाव में जा रहे हैं उनमें से 4 जिलों में कल उन्होंने रैली की थी, जिसमें पहली रैली की थी उन्होंने मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में। और अपनी रैली में जो उन्होंने मुख्य रूप से 2 बातें कही कि वहाँ की जो 1904 की चीनी मिल है, जो एक तरह से कह सकते हैं भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले की, जिससे से तकरीबन 50,000 किसान सीधे सीधे जुड़ा हुआ था, और वो बंद हो गई है 1.5 दशक से। तमाम चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, हमेशा मुद्दा रहा चीनी मिल, लेकिन उस पर आज तक किसी सरकार ने कुछ भी नहीं करा है। वहीं मॉर्टिन चॉकलेट फैक्ट्री एक थी जो बंद हो गई पिछले 1.5 दशक में, उस पर कुछ नहीं हुआ है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है, जो आता है हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर तमाम उद्योगों को लाने के लिए उदार औद्योगिक नीति भी बनाई मौजूदा सरकार ने, लेकिन हश्र ये हुआ कि 1553 एक तरह से उद्योग लगाने का प्रपोजल दिया गया स्टेट प्रमोशन को, जो उद्योगों का प्रमोशन करते हैं उनको, लेकिन उनमें से मात्र 2% ऐसे उद्योग रहे जो वहां तक पहुंच पाए। कुछ ने जो निवेश किया उनके कारखाने शुरू नहीं हुए। तो ये बदहाल हालत है इन दो जिलों की, और इसी का सबसे बड़ा असर होगा इस चुनाव में। मुद्दा रहेगा बेरोजगारी, मुद्दा रहेगा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे तो हैं ही इस चरण के। रितु, जिस तरह से आपने बताया कि उद्योगों को लगाने के लिए वादे किए गए लेकिन वो जमीन पर नजर नहीं आए, अब तमाम सारे नेता, वास्तव में ये चुनाव का ही एक वक्त होता है जब जनता सीधे सीधे अपने नेताओं से रूबरू होती है और मुखर भी होती है सवाल पूछने के लिए। अब क्या जवाब दे रहे हैं जनता दल यूनाइटेड और सरकार के नुमाइंदे? देखिए, जनता के बीच में जो स्थानीय मुद्दे या जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, दुर्भाग्य ये रहा इस चुनाव का भी बिहार का, जहां एक तरह से कहा जा रहा है कि ये बिहार का चुनाव बिहार की पूरी राजनीति को एक नई दिशा देगा। एक बड़ी संख्या में कह सकते हैं तकरीबन 60% की जो मतदाताओं की जो आबादी है वो युवाओं की है, जो 18 साल से 40 साल तक के लोग हैं, जिसमें कुछ लोग पढ़ाई से महरूम हैं, उच्च शिक्षा से, तो कुछ बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। वो तमाम लोग वोट करने वाले हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस लिहाज से रहा कि ये तमाम ऐसे मुद्दे राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे नहीं बने। और आपने भी देखा होगा कि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मढ़ौरा की विधानसभा क्षेत्र से, या फिर कह सकते हैं जहां जहां उन्होंने कल हाजीपुर से जो अपनी रैली की, उसमें उन्होंने बहुत साफ कहा कि राजनीतिक पार्टियां जब चुनावी मैदान में उतरती हैं तो उनका कर्तव्य है कि 5 साल जो उन्होंने राज करा है, 10 साल जो उन्होंने राज करा है, उसका जवाब जनता को दें।
उन सवालों के जवाब जब नहीं है राजनीतिक पार्टियों के पास तो वो उनको भटका रहे हैं। और इसीलिए बहुत साफ देखिए 2 चरणों का चुनाव जो था उसमें जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण को लेकर एक तरह से जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है निखिल कि अति पिछड़ा और महादलित, ये जो महादलित एक सिर्फ बिहार में महादलित का टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी और कहीं नहीं है, ये सिर्फ नीतीश कुमार का दिया हुआ है यहाँ की जनता में एक तरह से विभाजन करने के लिए। दलितों जो एकजुट था, जो हाशिए पे एक लंबे समय से रहा, तमाम सामाजिक न्याय की राजनीति हुई और तमाम तरह की राजनीतियां हुई हैं इस प्रदेश में, लेकिन उनका जो दर्द है वो आज भी वही है। वो व्यवस्था में तमाम योजनाओं से दूर दिखाई देते हैं, चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो उसमें उनको नहीं अनाज मिलता है। वो एक ऐसा तबका है जो आज भी एक तरह से कह सकते हैं हाशिए पे पड़ा है सुविधाओं के लिहाज से। शिक्षा की कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं है, रोजगार की कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं है। बहुत साफ प्रधानमंत्री ने कल कहा कि भावनाओं को भड़काने का जो एक काम किया जाता रहा है एक लंबे समय से इन राजनीतिक पार्टियों द्वारा, वही एक बार फिर इस समय हो रहा है। और आरक्षण पे जो खुल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपनी जनसभाओं में एक तरह से कह सकते हैं कि जवाब दिया और जनता को जागरूक करने का भी एक तरह से एक कोशिश की है, जिसमें आज की जो बक्सर की रैली थी निखिल, उसमें प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा कि एक लंबे समय से जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले जिस तरह से आरक्षण की बात को करती हैं, और संविधान में भी बहुत साफ दिया हुआ है कि आरक्षण धार्मिक आधार पे कभी नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियां, हमने अतीत में भी देखा है निखिल कि हरियाणा चुनाव से पहले जिस तरह से आरक्षण को लेकर किया गया, महाराष्ट्र में किया गया है, उत्तर प्रदेश में किया गया है, जब आरक्षण को लेकर समुदाय के प्रति किसी अपनी श्रद्धा दिखाई गई, वो प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा कि आरक्षण के साथ संविधान जब बना था तब से ये धारणा है कि आरक्षण धार्मिक आधार पर नहीं होगा। और राजनीतिक पार्टियां जो इस तरह के वादे करती रहती हैं, ठीक चुनाव से पहले उनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती रही है एक लंबे समय तक, हमने देखा इन तीनों राज्यों में जो वादे किए गए उनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करा एक तरह से पूरे तरीके से। तो उन्होंने जागरूक करा यहाँ की जनता को भी कि कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता, और वो खड़े हैं उसकी रक्षा के लिए, वो अपनी जान भी देंगे। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव अभी तक 2 चरण में लगातार कह रहे थे कि आरक्षण को कोई छू नहीं सकता और मैं अपनी जान भी दे दूंगा, उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शैली में और उनको जवाब देते हुए तीसरे चरण में आज उसका जवाब दिया और कहा कि कोई आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं कर सकता, और खासकर धर्म आधारित या फिर संप्रदाय आधारित आरक्षण तो बिल्कुल नहीं हो सकता, उसकी रक्षा के लिए वो खड़े हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं चुनाव दिलचस्प चरण में पहुंच गया है। ये जो चरण है इसको अपर कास्ट का चरण है, इसमें 3 मुख्य हैं, अपर कास्ट, अति पिछड़ा और महादलित। इन 3 एक तरह से कह सकते हैं समुदायों का ये तीसरा चरण है। तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, सब अपने अपने गढ़ों को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं अब चुनाव ने एक और नई करवट ली है। जी बिल्कुल, अपने अपने गढ़ों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं बक्सर में। अगर हम ऋतु की बात को ही आगे बढ़ाएं और आपसे जानने की कोशिश करें शैलेंद्र कि आरा और भोजपुर में आप लगातार कवर करते रहे हैं, बक्सर में आज आप मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आरक्षण की व्यवस्था जो है वो बरकरार रहेगी और विरोधी जो है वो लगातार अफवाहें फैला रहे हैं। कितना ये जो संदेश है वो जनता ने इसको आत्मसात किया है? आपने लोगों से बात की होगी, आपको क्या लगता है पब्लिक के बीच में ये मैसेज बिल्कुल साफ संदेश गया है? कौन चैनल है? देखिए निखिल, जब से जो आरक्षण का विवाद सामने आया उसके बाद से लगातार जो नीतीश की अगुवाई वाले महागठबंधन के नेता हैं वो बिहार में इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करते रहे। खास तौर पर आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव अपनी चुनावी जनसभाओं में इसकी बात करते रहे। उसके बाद से लगातार बीजेपी के नेता आरक्षण के मुद्दे पर अपनी नीति स्पष्ट करते रहे हैं। खासतौर पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चुनावी जनसभाओं में आरक्षण को लेकर बीजेपी का स्टैंड साफ किया जाता रहा है और यह कहा जाता रहा है कि बीजेपी मौजूदा जो आरक्षण व्यवस्था है उसमें किसी बदलाव की समर्थक नहीं है। आज हम जानते हैं कि बक्सर की चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का जिक्र किया और ये यहाँ तक कह दिया कि कुछ लोग जो है संप्रदायवाद के आधार पर आरक्षण के लिए एक षड्यंत्र सा कर रहे हैं और 5% जो आरक्षण की बात की जा रही है उससे वो दलित पिछड़ों के कोटों में कटौती से उसकी बात की जा रही है। और उन्होंने कहा कि जब तक वो इस बात को लेकर लड़ाई जारी रखेंगे और किसी तरह की कोई
कटौती जो है आरक्षण में नहीं होने दी जाएगी दलित और पिछड़ों को। एक तरह से बीजेपी की तरफ से जो सर्वोच्च नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी है। बीजेपी को यह लगता है कि वो संदेश देने में सफल रही है। जिस तरह से इस पूरे विवाद को उठाया गया है, एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है खासतौर पर आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव की तरफ से, उसके बाद लगातार जो बीजेपी नेताओं ने अपने बयान आरक्षण को लेकर दिए हैं और खुद प्रधानमंत्री के बयान के बाद स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है। और जहां तक जनता का सवाल है, अब वो इस मुद्दे पर सभी दलों के रुख को समझ चुकी है। निखिल, आज की जो रैली रही प्रधानमंत्री की कई मायनों में खास रही। सीधा सीधा एक तो आरोप भी लगाया, सीधे सीधे हमले बोले कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड पर, लालू प्रसाद यादव पर। उसके साथ ही साथ तमाम एक विकास का खाका भी जनता के सामने पेश किया। उन्होंने साफ कहा कि पहली हरित क्रांति पंजाब और हरियाणा से आई थी, अब बारी बिहार की है। कहीं ना कहीं बिहार के लोगों में दम भरने की भी कोशिश की और ये भी बताया कि उनकी जो बुद्धि, जो उनकी प्रतिभा और मेधा है, उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं आने वाली सरकार, जो कि उन्होंने ये लोगों से अपील की कि बीजेपी की सरकार बनाए, एनडीए की सरकार बनाए। कितने सहमत हैं आप और लोगों में क्या इसका असर गया? निखिल, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में अपनी चुनावी जनसभाओं में लगातार जिन प्रमुख मुद्दों को उठा रहे हैं, उसमें सबसे पहले ये है कि बिहार के विकास के लिए जरूरी क्या है, जिसका 6 सूत्रीय जो एजेंडा है, हम जानते हैं बिजली, सड़क, पानी, पढ़ाई, कमाई और दवाई की बात करते रहे। उसके साथ ही साथ जो अहम मुद्दे की बात है जिसका जिक्र आपने किया कि जो बिहार विकास में पिछड़ के हो गया, इसका बहुत जिक्र करते रहे। हम जानते हैं कि अगर विकास के पायदान के मामले में अगर हम बात करें, चाहे बिजली की खपत की बात हो या फिर जो है शिक्षा की बात हो या प्रति व्यक्ति आय की बात हो, बिहार निचले पायदान पर खड़ा है। तो आखिर उसका दोष किसका है? एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियों में इस बात का भी जिक्र किया कि अब एक तरह से जवाब मांगने का वक्त है जनता का कि बिहार जिन मामलों में पिछड़ा है, चूंकि पिछले 25 वर्षों में जो है आरजेडी की या फिर जेडीयू की सरकार रही है और उससे पहले कांग्रेस का शासन रहा है, तो आखिर इन लोगों के शासन, इतने लंबे शासन काल में बिहार क्यों पिछड़ गया, उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख तौर पर रैली में किया और कहा कि बिहार की जो पानी और जवानी है, इसका जिक्र बहुत पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में किया था कि अगर वो है तो उससे बिहार का बहुत विकास किया जा सकता है। पंजाब में सिर्फ 5 नदियां हैं, वहां पर हरित क्रांति आ गई। बिहार में तो नदियों की संख्या ज्यादा है, यहाँ के पानी का उपयोग कर, नहरों की सही से सफाई कर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जा सकता है और साथ ही साथ यहाँ के युवाओं को जो है शिक्षित कर और उनको रोजगार के साधन मुहैया कराकर बिहार के विकास को जो है पटरी पर लाकर तेज आगे बढ़ाया जा सकता है। निखिल, बिल्कुल आपने ठीक कहा शैलेंद्र, और हमारे साथ राजेश राज हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। ऋतु वर्मा के पास पहले रुक करते हैं हाजीपुर का। हाजीपुर में जो कल प्रधानमंत्री ने सभा की थी ऋतु, उसमें सीधे हमला बोला था, राज्य की मशीनरी पर भी सवाल उठाए थे। एक दालों की बढ़ती कीमतों का उदाहरण दिया था और कहा था कि राज्य सरकार इनको रोकने में नाकाम रही है। जनता के बीच में जो राज्य सरकार की जो मशीनरी है, या जो जैसे कि आपने अभी इसके पहले बताया कि तमाम सारे घोषणाएं तो हुई लेकिन वो उनका ज़मीनी रूप पर वो सफल नहीं रही, इसको जनता किस तरह से लेती है? आप अब चूंकि वोटिंग का टाइम आ गया है तीसरे चरण की, तो फिलहाल आप हाजीपुर में हैं, फिर भी लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी। निखिल, 38 जिलों में तकरीबन हम कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा जिलों में हमने जो पड़ताल करी है, उसमें जो एक चीज़ बहुत साफ निकल के आई, जो योजनाएं हैं राज्य सरकार की, उनका फ़ायदा उस अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंचा है जिसको उसकी वास्तव में दरकार है। जैसे जो मैंने जिक्र करा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, निखिल, ये उनके लिए है जो भरपेट अनाज नहीं ले पाते हैं, सब्सिडाइज अनाज उन्हें मिलता है। अगर उनके पास कार्ड नहीं पहुंचे हैं, अगर उनको राशन नहीं मिलता है, वो राशन की दुकानों पे जाते हैं और उनके अंदर ये भय है क्योंकि वो उनका वर्चस्व नहीं है, उनकी रसूखदार लोगों से जान पहचान नहीं है, इसलिए ना तो वो उसकी शिकायत कर सकते हैं, और अगर शिकायत करेंगे तो जो स्टेट की जो व्यवस्था, जो मशीनरी है, उसके दमन के वो शिकार होंगे। ये अपने आप में एक हताश करने वाली स्थिति है उस वर्ग के लिए जिसकी निर्भरता सरकारी योजनाओं पर होती है। और सरकारी योजनाएं, खासकर ये जो सरकारी योजनाएं होती हैं, चाहे वो पीडीएस की हो, कोई शिक्षा की कोई योजना हो, अगर बिजली की योजनाएं हैं, ये सारी योजनाएं वो होती हैं जो इन लोगों
लोगों को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर राज्य में ज़्यादातर हिस्से में अगर इसका एक अभाव है, एक हताशा है, हताशा के साथ साथ आक्रोश भी है लोगों में कि उनकी सुनवाई नहीं होती है। ये कहने के बाद कि सामाजिक न्याय और अति पिछड़ा और महादलित के लिए ये सरकारें काम करती रही हैं, उसके बाद अगर उन तक नहीं सुविधाएं पहुंचती हैं तो उनका एक आक्रोश है। और यही वजह है कि ये सारे स्थानीय मुद्दे हैं, मतलब ये उन लोगों का दर्द है, उनका ये मानना है कि ये मुद्दे राजनीतिक मुद्दे नहीं बन पाते हैं। दूसरी बात जो है, इस चुनाव में भी हमने जब युवाओं से बात की, देखिए बड़ी संख्या में शहरी युवा इस तीसरे चरण में मतदान करेगा। राजधानी पटना में मतदान होने वाला है, 14 सीटें यहाँ से हैं। युवाओं के जहन में बहुत साफ है ऐसा प्रतिनिधि जिसका एक विजन हो युवाओं को लेकर, उसके रोजगार को लेकर, उसकी पढ़ाई को लेकर, उसके पलायन को किसी तरह से रोका जा सके। यहाँ से वो पढ़ के निकलता है तो वो यहाँ नौकरी नहीं कर सकता है, उसे घर छोड़ के जाना पड़ता है। हर घर से कम 2 से 3 लोग घर से बाहर हैं रोजगार के लिए। ये उसका बहुत बड़ा मुद्दा है और उसको लगता है आज के वक्त में नेता ऐसा होना चाहिए जो खुद शिक्षित हो, तभी वो एक विजन दे सकता है। और यही कारण रहा कि जब हमने लोगों से बात की, लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे इसी चरण में 2 विधानसभाओं से वैशाली से लड़ रहे हैं, महुआ और राघोपुर से। तेजस्वी यादव ने अपने हलफनामे में जिस तरह से 17 लाख की अपनी एक मोटर बाइक का मेंशन करा है और BMW गाड़ी का मेंशन करा, ये युवाओं को बड़ा अखरा है। वो चाहे बहुत पढ़ा लिखा युवा हो या फिर गांव देहात का भी अगर हम युवा की बात करें, ये उनको अखरता है कि उस वर्ग की बात करने वाला, सामाजिक न्याय के लिए एक लंबे समय से बात करने वाले लोग जो हैं वो आज तो अपने में संपन्न हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों के पास जिनका वोट लेकर जो आधार रहे हैं उनके सत्ता में काबिज होने की, उन्हें व्यवस्था से वो तमाम सुविधाएं नहीं मिली। वो उस मजबूती, उस ताकत का एहसास नहीं कर पाए जिस ताकत का एहसास उनके बल पे तमाम राजनेता कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। साख लगी है लालू प्रसाद यादव की दांव पर, प्रतिष्ठा दांव पर। राजनीतिक जो उनका अपना वर्चस्व है उसको बचाए रखने की एक आखिरी कवायद के रूप में देखा जा रहा है। राघोपुर से तेजस्वी यादव और महुआ से तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में है। राघोपुर वो विधानसभा सीट है निखिल जहां से राबड़ी देवी 2010 में जेडीयू के सतीश कुमार जो विधायक थे उनसे चुनाव हारी थी। और जिस समय ये गठबंधन हुआ जेडीयू आरजेडी का, उसी समय लालू प्रसाद यादव के प्रभुत्व या ये कह सकते हैं नीतीश कुमार या जेडीयू पे उनका जो एक अधिकार था उसको समझ में आ गया था। और उसके बाद महुआ से भी और राघोपुर से भी दोनों जीते हुए जेडीयू के जो विधायक थे उन लोगों ने जेडीयू छोड़ के दूसरी पार्टी का दामन थामा। सतीश यादव सीधे बीजेपी में चले गए और राघवेंद्र राय चले गए, रविंद्र राय माफ करिएगा, वो चले गए जितिन मांझी की पार्टी हम में। और ये दोनों बेटों को चुनौती दे रहे हैं। ऋतु, आपसे जानना चाहेंगे, छपरा और सारण में भी आपने रिपोर्टिंग की है और परसों यहाँ पर वोटिंग होगी। किस तरह की जनता के बीच में मुद्दे हैं और क्या कुछ प्रमुख समस्याएं हैं अगर कहा जाए यहाँ के लोगों की जो अभी तक चुनावी मुद्दा बनी है? देखिए, सारण में बुनियादी सुविधाएं वही हैं। देखिए, बुनियादी सुविधाएं सबसे बड़ी एक समस्या है। यहाँ पर जिला अस्पताल की हालत ये है कि डॉक्टर्स नहीं हैं और अगर डॉक्टर्स हैं भी तो वो समय पे आते नहीं हैं, मरीजों को नहीं देखते। हमारे आँख के सामने की जो 2 घटनाएं हैं निखिल वो बताती हूँ। एक लड़की जिसका पैर कट गया, वो टाका लगवाने के लिए वहाँ पर आई और वहाँ पे कंपाउंडर नहीं था, एक कोई बाहर का एक तरह से कह सकते हैं कि हायर करा हुआ कोई कर्मचारी था जिसने उसकी पट्टी की और वो लड़की रो रही थी। उसने कहा कि मुझसे ही टाके का थ्रेड मंगाया गया है, मुझसे ही डिटॉल मंगाया गया है। सरकार को आवंटन होता है इन जिला अस्पतालों को चलाने के लिए, फिर ये क्यों जनता से मांगा जाता है? आप समझ रहे हैं, इसमें आप कष्ट की मतलब एक कल्पना करने की कोशिश करिए। वो तमाम लोग वहाँ पे कुत्ते काटने की दवा नहीं है, सांप को काटने की दवा नहीं है। जिस समय हम यहाँ बिहार में पिछले 3 महीना हमें हो गया बिहार के तमाम जिलों में भ्रमण करते हुए, जिस समय हमारे समय उस समय बरसात का मौसम था, सांप का काटना इतना आम होता है लेकिन अस्पतालों में सांप के काटने की दवा नहीं है। इसके अगर और पीछे में जाएं तो अब से 4 महीने पहले जो एक बड़ा घोटाला दवा का हुआ था, उसने एक तरह से अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता पे सबसे बड़ा असर डाला, क्योंकि तमाम जो डीलर्स हैं वो अब हाथ नहीं डालना चाहते हैं। उनको लगा कि ये पूरा केस इस समय सुप्रीम कोर्ट में है, कौन कब उसमें घसीट लिया जाएगा, ये उनको एक डर है जिसका सीधा सीधा खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। छपरा जब हमने महिलाओं से, लड़कियों से बात की तो उनका कहना था कि एक दौर हमने वो भी देखा है कि जब हम 6 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाते थे। आज जो गठबंधन हुआ है, नीतीश कुमार के राज्य में कुछ चीज़ें, कुछ बेहतरी हुई निश्चित रूप से, लेकिन फिर
नीतीश कुमार ने जिस तरह से आरजेडी का दामन थामा है, उसने जनता में एक भय का माहौल पैदा किया है। उनको लगता है एक वो दौर 15 साल का जिसे जंगल राज का दौर कहा जाता था, कहीं उस दौर की कोई वापसी ना हो। उसकी आहट पिछले कुछ समय में जिस तरह से तमाम जिलों में कह सकते हैं कि अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं और कानून व्यवस्था ढीली हुई तो है, ये जो आपने बात उठाई है कि जनता दल यूनाइटेड और लालू प्रसाद यादव की राजद का जो एक तरह से गठजोड़ सामने आया, उसको महागठबंधन कहा गया। हमारे संवाददाता राजेश राज है, उनसे भी हम यही सवाल उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अभी हमने इस शुरुआत में कुमार आलोक से पूछा था कि तमाम सारे बाहुबली और उनकी पत्नियां चुनाव मैदान में हैं। ऋतु ने एक जिक्र किया कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी एक बार साथ में मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और बाहुबलियों की बात कही जा रही थी। इसके पहले कहा जा रहा था कि जंगल राज था बिहार में। क्या जनता को ये जो एक तरह से गठबंधन है ये बेमेल नहीं लग रहा है, या क्या वो इस गठबंधन को किस तरह से ले रही है? आप लोगों के बीच में रहे हैं, क्या कहेंगे आप? निखिल, अगर हम नालंदा की बात करें तो नालंदा में जो बगल का एक विधानसभा क्षेत्र है हिलसा, वहाँ से जो रंजीत डॉन है, जो मशहूर बाहुबली माने जाते हैं या फिर वो जेल में हैं, उनकी पत्नी दीपिका कुमारी जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह पर। बगल का विधानसभा क्षेत्र है मोकामा, जहां जो काफ़ी मशहूर रहा है अनंत सिंह को लेकर। अनंत सिंह हालांकि भागलपुर की जेल में बंद है, लेकिन वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान से हैं। बेगूसराय में मटिहानी एक विधानसभा क्षेत्र है जहां से बोगो सिंह चुनाव मैदान में है, उनकी छवि भी बाहुबली प्रत्याशी की रही है, वो चुनाव मैदान में है। बख्तियारपुर की बात करें तो बख्तियारपुर में कोई बाहुबली प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन अगल बगल के इलाकों की बात करें तो कम से कम ये 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जो बाहुबली प्रत्याशी के रूप में जाने जाते हैं। जनता हालांकि अगर 2010 लोग विधानसभा चुनाव पर अगर एक नज़र डालें तो तमाम जो बाहुबली जो चुनकर आते थे उसको जनता ने खारिज किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो चाहे वो मुन्ना शुक्ला हो, चाहे शहाबुद्दीन हो, जिनकी पत्नियां चुनाव मैदान में थी, राजेश राज बैकडोर से उसको भी खारिज करने का काम राजेश राज, इसी जो एक जंगल राज की बात कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव के समय में जंगल राज था जिसको खत्म करने के लिए नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन हुआ था। अब आप समझ ही रहे हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ आ गए हैं, जनता के मन में क्या है? देखिए, जनता के मन को टटोलने का जहां तक सवाल है निखिल, तो ये बहुत ही इस चुनाव में बहुत डिफिकल्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि इतना मैंने बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं, लेकिन इतना कन्फ्यूजियस इलेक्शन खास करके बिहार में मतदाता जो भी प्रत्याशी अपनी फरियाद लेकर किसी की चौखट पर पहुंचता है उसको भरोसा आश्वासन जरूर देते हैं, लेकिन यह बताने से बिल्कुल परहेज करते हैं कि हम वोट किसको दे रहे हैं। आश्वासन हर किसी को मिलता है, लेकिन मतदान किसकी ओर जाएगा यह कहना अभी थोड़ा आसान नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर मोटे तौर पर हम अगर समझने की कोशिश करें तो दोनों दलों की ओर से विकास का जो एजेंडा है उसको उछालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि लालू प्रसाद अपने पुराने पैटर्न पर नजर आ रहे हैं। 1990 वाला जो तेवर उनका जातीय समीकरण को लेकर है, मोहन भागवत के बयान के बाद आरक्षण को सीढ़ी बनाकर वो एक बार फिर उस दौर में उसको वापस ले जाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। और वहीं जो एनडीए गठबंधन है वो भी ओबीसी पॉलिटिक्स की काट जो है उसको ओबीसी पॉलिटिक्स से ही करने की कोशिश की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यहाँ पर नालंदा की सभा में स्पष्ट तौर पर इसका जिक्र भी किया और कहा कि ओबीसी एक देश का पिछड़ा जो है वो प्रधानमंत्री है, चाय बेचने वाले का बेटा जो है वो प्रधानमंत्री है। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। आरक्षण का जो मसला है, राजेश राज, आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहेंगे कि अब चुनाव आयोग के ऊपर भी काफी दारोमदार आ गया है, तीसरा चरण का चुनाव आ रहा है, परसों उसका चुनाव होना है। क्या तैयारियां हैं चुनाव आयोग की, बहुत जल्दी से हमको बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि 10 सीटें ऐसी हैं जो संवेदनशील है, वहां पर क्या विशेष तैयारियां हैं?
देखिए, तैयारियों की अगर बात करें तो मतदाता जागरूकता अभियान जो है वो नालंदा और आसपास के ज़िलों में, पटना का ज़िला है बगल में जो मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, फतुहा है, और फिर यहाँ पर जो नालंदा के तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से निश्चित रूप से मतदाता जागरूकता अभियान चलाने की कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं और नालंदा ज़िले में नक्सल एक्टिविटीज़ उस तरीके से नहीं है, बावजूद इसके जो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर नक्सल इफेक्टेड एरिया जो है वो माना जा रहा है और वहाँ पर भी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है प्रशासन के द्वारा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब जो जिला प्रशासन है वो बिल्कुल इलेक्शन मोड में आ चुका है। अब मतदान केंद्रों तक ईवीएम मशीनें, सुरक्षा जो कर्मी है वो कैसे पहुंचे, उन कवायदों में जिला प्रशासन जुट गया है। और आज से लेकर कल दोपहर तक हम बात कर सकते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा मतदान केंद्रों तक ईवीएम मशीनें, सुरक्षा कर्मी और मतदान कर्मियों को पहुंचाने की मुकम्मल व्यवस्था जो है वो जिला प्रशासन कर रहा है। और आज देर रात तक इन तैयारियों को परवान चढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। आपका फिलहाल हम आपको रोकेंगे और रुक करेंगे ऋतु वर्मा का जो हाजीपुर में मौजूद है। ऋतु, आपसे सीधा सवाल कि ये तीसरे चरण का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, इसके महत्व को कैसे रेखांकित करेंगे बिहार की सियासत में? कुल 243 सीटें हैं, जिनमें से ये 50 सीटें बिहार का चुनाव किस तरह से तय करेंगी? देखिए, ये जो 50 सीटें हैं जिस पे तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, अगर 2010 का एक बार आंकड़ा देखें निखिल, तो जिसमें 23 सीटें जेडीयू के पास थी और 20 सीटें बीजेपी के पास थी, 7 सीटें आरजेडी के पास थी। इससे आगे चलते हैं, 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें यहाँ पर 8 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, 2 पर रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने की और 1 सीट नालंदा पे जीती जेडीयू ने, जिसमें भी जो जीत का अंतर था वो मात्र 10,000 कह सकते हैं कि मतों से बीजेपी का कैंडिडेट पीछे रह गया था। तो यानी ये जो 50 सीटों का जो एक तरह ये चुनाव है तीसरे चरण का, बेहद महत्वपूर्ण है जेडीयू के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों की साख भी दांव पर है, दोनों ने अच्छी सीटें यहाँ से जीती थी। इस लिहाज से वहीं दूसरी तरफ ये जो 50 सीटें हैं, इसमें जहाँ अपर कास्ट आएगा, अति पिछड़ा आएगा, महादलित आएगा, इनका एक बड़ा समुदाय है और यही वजह है कि 34 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि पिछले 2 चरण में भी इन दोनों चरणों में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ी थी और इस चरण में 34 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। 10 सीटों पे रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, 4 पे जीतन राम मांझी की हम पार्टी और 2 पे उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी पार्टी लड़ रही है। इस लिहाज से ये वाला चरण बेहद महत्वपूर्ण है। युवाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी है, राजधानी रहेगा, राजधानी में मुद्दे हमेशा अलग होते हैं जहां ग्रामीण इलाकों में अलग होते हैं। तो एक तरह से ये दोनों का मिक्सचर, एक तरह से कह सकते हैं मिश्रण है तीसरा चरण, और तीसरा चरण बेहद दिलचस्प होने वाला है। महिलाओं की भागीदारी ने एक तरफ पिछले 2 चरणों से राजनीतिक पार्टियों में खुशी कम चिंता ज्यादा पैदा की है, क्योंकि अगर 2010 और 5 के चुनाव भी देखें निखिल, तो 5 से ज्यादा 2010 में महिलाओं का मत प्रतिशत था और इसमें वो उस मत प्रतिशत को भी पीछे छोड़ते हुए नए रिकॉर्ड उन्होंने कायम किए हैं। अच्छी बात बताई तो कह सकते हैं कि ये वाला जो चरण है चुनाव का बेहद महत्वपूर्ण है। महिलाओं की भागीदारी ने। ऋतु, चलते चलते हल्के फुल्के अंदाज में एक और सवाल आपसे बहुत ही कम शब्दों में जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि बिहार में नेता तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं? क्या वजह है कि नेता तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं? जादू टोना तंत्र मंत्र। अपना सवाल एक बार फिर दोहराएं। जादू टोना तंत्र मंत्र, इसका सहारा क्यों ले रहे हैं नेता? आखिर क्या जरूरत पड़ गई? जनता पर विश्वास नहीं रहेगा या क्या बात है? देखिए, जब आप जिन आधारों पर, जिन जनता के मुद्दों पर आप पिछले 10 साल से चुनाव लड़ रहे थे और अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे थे इस राज्य में, जब आप उस एजेंडे से भटक गए हैं तो आपको तंत्र मंत्र और जंत्र का सहारा लेना पड़ गया। आखिर क्या वजह है कि 2005 और 2010 में ये वही विकास पुरुष, ये वही विकास करने वाले नीतीश कुमार थे जो आज 2015 के चुनाव में एक तांत्रिक के नजदीक जाके बैठे हैं और जो गठजोड़ करा है उसी गठजोड़ की भर्त्सना वो तांत्रिक कर रहे हैं और ये उस पर कुछ इनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये साफ साफ विरोधाभास दिखा
दर्शाता है नीतीश कुमार की अपनी सोच का कि अभी तक जो विकास जिस समय चलिए देखते हैं कि ये तंत्र मंत्र कितना असर डालता है, जनता के मन पे क्या डालता है। ऋतु, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और हमारे संवाददाता कुमार आलोक पटना से थे, ग्रामीण इलाके से, उनका भी शुक्रिया। बिहार शरीफ से राजेश राज, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बक्सर से शैलेंद्र मिश्रा, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चुनावी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो तीसरे चरण का चुनाव अब बिल्कुल मुहाने पर पहुंच गया है। आज जो चुनाव का शोर है, प्रचार का शोर है, वो बंद हो गया है और अब फिलहाल जनता के पाले में गेंद है, वो किसको चुनती है। परसों वोटिंग होगी और देखने की बात होगी कि इस चरण से 8 तारीख को, 8 नवंबर को क्या कुछ परिणाम आता है। फिलहाल हमारा कार्यक्रम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।